नमस्ते, मैं हूँ आराधना कंचन और आज मैं आपको कैटालिसिस पढ़ाने वाली हूँ, जो कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कंटेंट्स आगे मेरी स्लाइड्स में आपको नजर आएंगे। कैटालिसिस, तो कैटालिसिस की डेफिनेशन हम लोग बहुत छोटे से केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ते आए हैं कि ये वो सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है पर उस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। ये क्या करता है, किसी रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ाता है, ये रिएक्शन के मॉलिक्यूलर पार्ट को चेंज कर देता है, जिससे रेट जो है रिएक्शन का वो बढ़ जाता है। अगर हम नॉर्मली कैटालिसिस की बात करें तो कैटालिसिस किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ाता ही नहीं है, वो रेट को कम भी कर सकता है। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, कैटालिसिस दो टाइप का होता है, होमोजेनियस कैटालिसिस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस वो टर्म होती है जिसमें रिएक्शन मिक्सचर और कैटालिसिस दोनों सेम फेस में होते हैं। मतलब अगर रिएक्शन मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में है तो कैटालिसिस भी लिक्विड फॉर्म में होगा, या रिएक्शन मिक्सचर गैसियस फॉर्म में है तो कैटालिसिस भी गैसियस फॉर्म में होगा। तो जब हाई होमोजेनिटी होती है दोनों के बीच में तो हाई इंटरेक्शन होता है उनके बीच में, और इस वजह से रिएक्शन की रिएक्टिविटी और ज़्यादा होती है। कुछ कैटालिस्ट जो होमोजेनियस कैटालिसिस पे वर्क करते हैं वो है ट्रांजिशन मेटल्स, ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनोकैटालिस्ट एक्सेट्रा। कुछ केमिकल प्रोसेसेस जिसमें होमोजेनियस कैटालिस्ट यूज होता है वो है कार्बोनाइलेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोसाइनेशन, मेथनेसिस एंड हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे एक होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल दे रखा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल आइसोब्यूटाइलहाइड। इसमें प्रोपिलीन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है रिएक्टेंट के फॉर्म में, और जो कैटालिस्ट है वो है लिक्विड फेज कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्शन मिक्सचर और कैटालिस्ट दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है। तो ये एक एग्जांपल है होमोजेनियस कैटालिसिस का। हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट, तो जैसा कि मैंने बताया जिसमें एक से ज़्यादा फेज होते हैं, यानी कैटालिस्ट की फॉर्म अलग होगी और रिएक्टेंट मिक्सचर की फॉर्म अलग होगी। जनरली क्या होता है, कैटालिस्ट एक सॉलिड होता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में होते हैं। नीचे एक एग्जांपल दे रखा है कि बेंजीन की प्रोडक्शन का मोस्ट ऑफ द बेंजीन हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर होता है फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन हमें मिलती है क्रूड पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से। तो इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है वो है प्लेटिनम और एल्यूमिना कैटालिस्ट, और ये एक हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट है। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस जो है वो ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा इजी है, क्योंकि फ्लूइड प्रोडक्ट मिक्सचर को सॉलिड कैटालिसिस से अलग करना थोड़ा इजी है, और अगर दोनों का फेस सेम होगा तो उसको सेपरेट करने में हमें यूनिट ऑपरेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट, तो पहला टाइप है पोरस कैटालिस्ट। पोरस कैटालिस्ट में बहुत सारे पोर्स होते हैं। पोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरफेशियल एरिया होगा कैटालिस्ट का उतना ही ज़्यादा वो रिएक्शन रेट को बढ़ाएगा, और ये एरिया हम प्रोवाइड करते हैं पोरस स्ट्रक्चर से। पोरस स्ट्रक्चर मतलब जो भी सॉलिड है, जो कि कैटालिस्ट है, उसमें बहुत सारे पोर्स होंगे। कैटालिस्ट दैट हैज अ लार्ज एरिया रिजल्टिंग फ्रॉम पोर्स इज कॉल्ड अ पोरस कैटालिस्ट। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्लेनी निकल यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल, प्लेटिनम और एल्यूमिना यूज इन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम नैफ्थास, एंड प्रोमोटेड आयरन यूज इन अमोनिया। मोनोलिथिक कैटालिस्ट, कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पोरस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही इतने एक्टिव होते हैं कि हमें अपना एफर्ट वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उनको पोरस सरफेस प्रोवाइड करने में। तो ऐसे जो कैटालिस्ट होते हैं जो खुद में ही सफिशिएंट एक्टिव होते हैं वो मोनोलिथिक कैटालिस्ट कहलाते हैं। मोनोलिथिक कैटालिस्ट जनरली उन सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ प्रेशर ड्रॉप और हीट रिमूवल आर मेजर कंसिडरेशन। एग्जाम्पल दे रखे हैं नीचे, प्लेटिनम गॉस रिएक्टर यूज इन अमोनिया ऑक्सीडेशन पोर्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर, एंड कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज टू ऑक्सीडाइज पॉल्यूटेंट्स इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अब यहाँ व्यू में दो टर्म्स आती हैं नई, जो कि है सपोर्ट और प्रमोटर। एक मटेरियल पे दूसरा मटेरियल डिस्पर्स रहता है। लेस एक्टिव मटेरियल जो होता है वो सपोर्ट कहलाता है और ज़्यादा एक्टिव मटेरियल जो होता है वो प्रमोटर कहलाता है।
तो लेस एक्टिव सरफेस के ऊपर ज़्यादा एक्टिव मटेरियल जो है वो डिस्पर्स रहता है, तो ऐसा कैटालिस सपोर्टेड कैटालिस कहलाता है। वहीं हम दूसरी तरफ अनसपोर्टेड कैटालिस की बात करें तो उसमें एक्टिव मटेरियल का अमाउंट ज़्यादा होता है और कम एक्टिव मटेरियल का, लेस एक्टिव मटेरियल का अमाउंट कम होता है, जिसे सपोर्ट कहते हैं। मतलब सपोर्टेड कैटालिस में सपोर्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और अनसपोर्टेड कैटालिस में प्रमोटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं सपोर्टेड कैटालिस और अनसपोर्टेड कैटालिस के। कैटालिस डिके, कैटालिस अपनी एक्टिविटी को सेम लेवल पे मेंटेन नहीं रख पाते हैं, उनकी एक्टिविटी जो है टाइम के साथ साथ डिग्रेड होती रहती है, तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं कैटालिस डिके। कैटालिस डीएक्टिवेशन 3 तरह से हो सकता है, एजिंग, दूसरा पॉइजनिंग या फिर इसे फॉलिंग भी कहते हैं, और तीसरा फोकिंग। एजिंग, कैटालिस डीएक्टिवेशन में भी caused by this phenomenon as a gradual change in surface crystal structure। जो कैटालिस है उसके सरफेस स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जिस वजह से एजिंग होती है और उसकी वजह से कैटालिस की एक्टिविटी में डिग्रेडेशन होता है। दूसरा है पॉइजनिंग या फिर इसे फॉलिंग भी कहते हैं। जो कैटालिस है उसके सरफेस पे बहुत सारा फॉरेन मटेरियल या कुछ भी गंदगी या कुछ भी अलग मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पॉइजनिंग या फिर फॉलिंग। तीसरा है कोकिंग। कोकिंग में जो आपका कैटालिस सरफेस है उसके ऊपर कार्बोनेशियस मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोकिंग। इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैटालिस। सॉलिड कैटालिस में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कैटालिटिक एजेंट, सपोर्ट या फिर जिसे कैरियर भी कहते हैं, और तीसरा प्रोमोटर और इनहिबिटर्स। कैटालिटिक एजेंट, these are the catalytically active component in the catalyst। जो कैटालिस में जो एक्टिव कंपोनेंट है जहाँ से हमें एक्टिविटी प्रोवाइड होती है वो कहलाते हैं कैटालिटिक एजेंट। These components generate the active sites that participate in the chemical reaction। Activity of any catalyst is proportional to the concentration of these active sites। जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी किसी भी कैटालिस में उतनी ही ज़्यादा उसकी एक्टिविटी होगी। कैटालिटिक एजेंट्स में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। कैटालिटिक एजेंट फॉलोइंग कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं: मेटालिक कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। सपोर्ट या फिर हम करियर भी कहते हैं। सपोर्ट और करियर प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर डिस्पर्जन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिटिकली एक्टिव एजेंट। जो कैटालिटिकली एक्टिव एजेंट है उसको लार्ज सरफेस एरिया को प्रोवाइड कराने के लिए सपोर्ट का यूज करते हैं। सपोर्ट उन्हें लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। दिस इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट व्हेन एक्सपेंसिव मेटल्स सच एज प्लेटिनम, प्लूटोनियम, पैलेडियम और सिल्वर आर यूज्ड एज द एक्टिव एजेंट। जब ये एक्सपेंसिव मेटल्स जैसे कि प्लेटिनम, प्लूटोनियम, पैलेडियम या फिर सिल्वर एक्टिव एजेंट की तरह से हम यूज कर रहे होते हैं तब सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सपोर्ट गिव द कैटालिस्ट इट्स फिजिकल फॉर्म, टेक्सचर, मैकेनिकल रेजिस्टेंस एंड सर्टेन एक्टिविटी। सपोर्ट कैटालिटिक एजेंट को फिजिकल फॉर्म, टेक्सचर, मैकेनिकल रेजिस्टेंस और सर्टेन एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। एरिया ऑफ द सपोर्ट कैन रेंज फ्रॉम 1 to 1000 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। कॉमन सपोर्ट आर एल्यूमिना, सिलिका, सिलिका एल्यूमिना, मॉलिक्यूलर स्टील एक्सेट्रा। सपोर्ट में भी इनर्ट और इंटरेक्ट विद द एक्टिव कंपोनेंट। सपोर्ट में हो सकता है इनर्ट हो एक्टिव कंपोनेंट के साथ और हो सकता है इंटरेक्शन भी करे। दिस इंटरेक्शन में रिजल्ट इन चेंज इन सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव एजेंट एंड देयरबाय इफेक्ट्स द कैटालिस्ट एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। तो ये जो इंटरेक्शन होता है इससे जो भी एक्टिव एजेंट है उसके सरफेस स्ट्रक्चर में चेंज आता है और इससे कैटालिस्ट एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। कैटालिस्ट एक्टिविटी पे कैसे पड़ता है? जब सरफेस स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो एजिंग हो जाती है कैटालिस्ट की, तो ऐसे जो है कैटालिस्ट एक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ता है। द सपोर्ट में ऑल्सो एग्जिबिट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब रिएक्टेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिएक्शन प्रोसेस। प्रोमोटर, प्रोमोटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटालिस्ट की प्रिपरेशन के टाइम पे ऐड किए जाते हैं उनकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, इनकी कैटालिटिक एजेंट की एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। प्रोमोटर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और इनकी खुद की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ये सिर्फ एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं किसकी? कैटालिटिक एजेंट की। प्रोमोटर्स 2 टाइप के होते हैं,
फिजिकल या फिर केमिकल प्रमोटर, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कैटालिस्ट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो जो एडिटिव जो कि किसी भी सपोर्ट या फिर कैटालिटिक एजेंट की फिजिकल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, मतलब उनकी भौतिक अखंडता को, भौतिक बनावट को मेंटेन रखते हैं, वो कहलाते हैं आपके फिजिकल प्रमोटर। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एल्यूमिना to an iron catalyst employed in ammonia synthesis prevents sintering of the iron crystallite। सिंटरिंग का मतलब होता है धातुमल बनना, धातुमल जो एक्स्ट्रा बन जाता है वो बनना सिंटरिंग कहलाता है। तो सिंटरिंग को रोकता है, तो ये कहलाता है आपका फिजिकल प्रमोटर। ठीक है, तो एल्यूमिना हो गया आपका फिजिकल प्रमोटर। इसी तरीके से केमिकल प्रमोटर का एग्जाम्पल है, द एडिशन ऑफ K2O to the same catalyst increases the intrinsic activity of the iron crystallite and therefore acts केमिकल प्रमोटर। अगर सेम कैटालिस्ट में हम K2O को ऐड कर दें तो वो एक्टिविटी बढ़ाता है आयरन क्रिस्टलाइट की, और इसलिए वो केमिकल प्रमोटर कहलाता है। द प्रमोटर कैन बी एडेड ड्यूरिंग कैटालिस्ट प्रिपरेशन और ड्यूरिंग रिएक्शन। प्रमोटर को हम कैटालिस्ट प्रिपरेशन के टाइम भी ऐड कर सकते हैं और रिएक्शन के टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं। इनहिबिटर्स और नेगेटिव प्रमोटर्स, जो प्रमोटर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, एक्टिविटी को बढ़ा रहे थे, और इसके ऑपोजिट होते हैं इनहिबिटर्स। Inhibitors act opposite to promoters. When added in small amounts, these can reduce catalyst activity, selectivity or stability. Inhibitor is particularly useful for reducing the activity of a catalyst for undesirable side reactions. जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो साथ में अनडिजायरेबल साइड रिएक्शन जरूर होती हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए, जिनको रोकने के लिए, जिनके रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम इनहिबिटर्स का यूज करते हैं। और नीचे एग्जाम्पल है, इन ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन, एथिलीन डाइक्लोराइड इज एडेड टू इनहिबिट CO2 फॉर्मेशन, thus acting as an inhibitor। एथिलीन के ऑक्सीडेशन में हम एथिलीन डाइक्लोराइड को ऐड करते हैं, इसलिए ताकि CO2 का फॉर्मेशन जो है वो रुक जाए, तो वो एक इनहिबिटर की तरह रुक जाए या कम हो जाए, तो वो एक इनहिबिटर की तरह वर्क करता है। प्रिपरेशन ऑफ कैटालिस्ट, तो प्रिपरेशन ऑफ कैटालिस्ट के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट कितने टाइप का होता है। तो 3 टाइप का होता है, बल्क कैटालिस्ट, सपोर्टिव कैटालिस्ट, मिक्स्ड एग्लोमरेट। तो बल्क कैटालिस्ट में सिर्फ जो कैटालिस्ट है उसमें सिर्फ कैटालिटिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है, नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं। सपोर्टेड कैटालिस्ट में सपोर्ट भी साथ में होता है, मतलब कि एक्टिव मटेरियल डिस्पर्स होता है लेस एक्टिव मटेरियल पे, नीचे इसका एग्जाम्पल दे रखा है। फिर मिक्स्ड एग्लोमरेट, दीज कैटालिस्ट आर एग्लोमरेटेड मिक्सचर ऑफ एक्टिव सब्सटेंस एंड सपोर्ट। ये इन दोनों के मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ऑफ एक्टिव सब्सटेंस एंड सपोर्ट। दिस टाइप of catalysts are used less frequently। Preparation of solid catalyst, तो 3 तरह के कैटालिस्ट हैं, तो 3 तरह के प्रोसेस हैं। तो पहला है बल्क प्रिपरेशन प्रोसेस। बल्क कैटालिस्ट एंड सपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। बल्क प्रिपरेशन इज मेनली डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो मेथड है प्रेसिपिटेशन मेथड और सोल्वेंट प्रोसेस। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस द डिजायर्ड कंपोनेंट इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन से डिजायर्ड कंपोनेंट को प्रेसिपिटेट किया जाता है, और वो प्रेसिपिटेशन तब आपका व्यू में आता है जब एक के बाद एक प्रेसिपिटेशन हो, मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट के प्रेसिपिटेशन हो। कैटालिस्ट बेस्ड ऑन मोर देन वन कंपोनेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली बाय को प्रेसिपिटेशन। और नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे Al2O3, SiO2, TiO2, ZrO2 एक्सेट्रा। सोल जेल प्रोसेस, तो सोल जेल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसे सोल कहते हैं। सोल क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स का लिक्विड सस्पेंशन होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसकी पार्टिकल साइज जो है वो रेंज करता है फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोन। अभी हमें कहाँ से मिलता है, तो ये हमें मिलता है बाय हाइड्रोलिसिस एंड पार्शियल कंडेंसेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट या फिर मेटल एल्कोक्साइड। अगर हम इसका फर्दर कंडेंसेशन करें तो हमें एक जेल मटेरियल मिलता है। जेल एक डाइफेसिक मटेरियल है, मतलब इसमें 2 फेस होते हैं। 2 फेस कौन कौन से होते हैं, तो सॉलिड होता है और दूसरा एक सॉल्वेंट होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहता है। अच्छा, ये जो हमें मिला जेल, इसमें 2 चीजें हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट है वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो वाटर या फिर एल्कोहल। अगर वाटर है तो ये जो सॉल या फिर जेल है वो कहलाता है एक्वासोल या फिर एक्वाजेल, और अगर एल्कोहल है तो ये कहलाता है एक्वासोल और एल्कोजेल। अच्छा, ये जो सॉल्वेंट है ये हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे या तो इवेपोरेशन के थ्रू या फिर ड्राइंग के थ्रू। द रिजल्टिंग सॉलिड प्रोडक्ट्स आर नोन एज
वो भी एरोजेल एंड एरोजेल रिस्पेक्टिवली। अगर इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेट कर रहे हैं तो जो सॉलिड हमें मिल रहा है वो उसे हम ज़ेरोजेल बोलते हैं, और अगर ड्राइंग सुपरक्रिटिकल ड्राइंग के थ्रू हम सेपरेट कर रहे हैं तो एरोजेल बोलते हैं। लिखा है नीचे, व्हेन जेल्स आर ड्राइड बाय इवेपोरेशन द ड्राइड प्रोडक्ट इज कॉल्ड ज़ेरोजेल, व्हेन द जेल्स आर ड्राइड बाय सुपरक्रिटिकल ड्राइंग द ड्राइड जेल इज कॉल्ड एरोजेल। द एरोजेल रिटेन्स हाई पोरोसिटी एंड हैज वेरी हाई पोर वॉल्यूम। जो एरोजेल होता है उसमें ज़्यादा पोरोसिटी होती है और ज़्यादा पोर वॉल्यूम होता है, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिविटी इंक्रीज करता होगा। इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस, तो इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस में पहले हम क्या करते हैं, सपोर्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं बल्क प्रिपरेशन से, उसके बाद उस पर कैटालिटिक एक्टिव मटेरियल इम्प्रेग्नेट करते हैं मतलब डिस्पर्स करते हैं। तो एक्टिव मटेरियल्स कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द सपोर्ट बाय वेरियस मेथड्स। तो हो सकता है कि एक्टिव मटेरियल जो है वो एक्वस सॉल्यूशन हो, तो कौन सा सरफेस, तो लिक्विड सॉलिड इंटरफेस होगा, और अगर जो एक्टिव मटेरियल गैस फेस में है तो गैस सॉलिड इंटरफेस होगा। फिर फिजिकल मिक्सिंग, मिक्स एग्लोमेरेट कैटालिस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, यानी जो एक्टिव सब्सटेंस और सपोर्ट के मिक्सर होते हैं। These catalysts are prepared by physically mixing the active substance with a powder support or precursors of support in ball mill. The final mixture is then agglomerated and activated. कैटालिस्ट रीजनरेशन, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कैटालिस्ट की एक्टिविटी टाइम के साथ साथ डिग्रेड होती रहती है, कैटालिस्ट डिके होता रहता है, तो इस वजह से कैटालिस्ट रीजनरेशन होना बहुत ज़रूरी है। कैटालिस्ट रीजनरेशन मतलब फिर से रीजनरेट हो जाएगा, मतलब कि उसकी जो एक्टिविटी है वो रिस्टोर हो जाएगी। कैसे रिस्टोर होगी, कुछ ट्रीटमेंट्स होंगे, सीरीज होगी ट्रीटमेंट्स की, जिसके थ्रू एक तो पॉइजन रिमूव हो जाएगा, और दूसरा अगर हम सपोर्टेड कैटालिस्ट की बात करें तो सपोर्ट के ऊपर जो एक्टिव कैटालिटिक मटेरियल डिस्पर्स था वो भी रिमूव करेगा रीजनरेशन। Hence regeneration also involves restoration of the catalytic active material, bringing the catalyst to its original state or one of even higher activity। ये catalyst को उसके ओरिजिनल स्टेट में वापस किया जाता है या फिर उसकी एक्टिविटी को और बढ़ा देता है। कैटालिस्ट रीजनरेशन। रीजनरेटर, तो रीजनरेटर क्या करेगा, कैटालिस्ट रीजनरेशन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि कैटालिस्ट पे कोक डिपॉजिट्स या अदर फाउलिंग ऑब्जेक्ट्स के डिपॉजिट होने की वजह से उसमें जो एक्टिव साइट्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से कैटालिस्ट की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो उसकी इफेक्टिवनेस को वापस पाने के लिए, उसकी एबिलिटीज को वापस पाने के लिए हम कैटालिस्ट को रीजनरेटर में भेजते हैं, जहाँ कोक को या जो भी कोई और फाउलिंग ऑब्जेक्ट है उनको दूर कर दिया जाता है। यहाँ पे हम कोक की बात करते हैं, तो रीजनरेटर में क्या होता है, हम एयर इंट्रोड्यूस करते हैं। एयर क्या करती है, जो कोक डिपॉजिट है कैटालिस्ट सरफेस के ऊपर उनको जला देती है। अब जो हमें इसके बाद जो हॉट कैटालिस्ट मिला हम उसे वापस उसके ओरिजिनल प्रोसेस में भेज देते हैं। ओरिजिनल प्रोसेस मतलब जो वो रिएक्शन का रेट बढ़ा रहा था उसमें भेज देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कोक था और एयर थी तो यहाँ पे फ्लू गैस भी बनती है, और ये फ्लू गैस जब हम कैटालिस्ट को रिमूव कर देते हैं रीजनरेटर से तो फ्लू गैस भी रीजनरेटर को छोड़ देती है, और जो CO और O2 का अमाउंट जो हमें मिलता है फ्लू गैस में उसको मीटर कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक एक्शन, देयर इज नो एनी फिक्स मैकेनिज्म फॉर द एक्शन ऑफ ऑल द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के एक्शन के लिए कोई फिक्स मैकेनिज्म नहीं है। दिस इज बिकॉज द कैटालिटिक रिएक्शंस आर ऑफ वेरियस टाइप्स, क्योंकि कैटालिटिक रिएक्शन बहुत टाइप की होती हैं। However, the two theories of catalytic action which are allowed are, हालांकि दो थ्योरी है कैटालिटिक एक्शन की जो कि नीचे बताई गई हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस और दूसरी है एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी कैटालिस्ट है वो किसी भी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करके पहले एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, और फिर वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड है उसके बनने में लेस एनर्जी रिक्वायर होती है, मतलब कि ओरिजिनल रिएक्शन में हमें जो एनर्जी चाहिए थी उससे बहुत ज़्यादा कम एनर्जी चाहिए होती है किसी भी अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड के बनने में। तो कैटालिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के मॉलिक्यूलर पाथवे को चेंज कर देता है, उसके होने के तरीके को चेंज कर देता है, और जो भी एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन के होने के लिए उसको लो कर देता है। तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज़्यादा ही
रिएक्शन रेट होगा। A large number of catalytic reactions can be explained on the basis of this theory। नीचे एक एग्जाम्पल ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ NO एज कैटालिस्ट। NO कैटालिस्ट है यहाँ पे, जो कि एक रिएक्टेंट O2 से रिएक्ट करके NO2 बना रहा है और फिर वो NO2 दूसरे रिएक्टेंट SO2 से रिएक्ट करके फाइनली SO3 और NO बना रहा है। तो जो NO स्टार्टिंग में था वही NO बाद में था। तो ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि कैटालिस्ट जो है वो मास और केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होता किसी भी रिएक्शन के होने के बाद। एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। एब्जॉर्प्शन थ्योरी मेनली हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के मैकेनिज्म को ही एक्सप्लेन करती है। द ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू वाज दैट, मतलब पुराना पॉइंट ऑफ व्यू है ये इस थ्योरी का, कि जब कैटालिस्ट सॉलिड स्टेट में होता है और रिएक्टेंट्स आपके गैसेस या फिर एक्वस फॉर्म में होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्टेंट के वो कैटालिस्ट के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एब्जॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो भी हीट निकलती है एब्जॉर्प्शन से वो सरफेस ऑफ कैटालिस्ट के द्वारा ले ली जाती है, जो कि उसे यूटिलाइज करता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की केमिकल एक्टिविटी को इनहेंस करने में। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कैटालिस्ट की। पहला अनचेंजेबिलिटी ऑफ द कैटालिस्ट, मतलब कि कैटालिस्ट का मास और केमिकल कंपोजिशन किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट, किसी भी कैटालिस्ट की बहुत कम क्वांटिटी ही सफिशिएंट है रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करने में। नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है। इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, ये सिर्फ रिएक्शन का रेट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम। कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैसे? क्योंकि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वली बढ़ाता है, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो बना रहता है। कैटालिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, जैसा कि हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट थ्योरी में। कैटालिस्ट जो है वो किसी भी रिएक्शन के मॉलिक्यूलर पाथवे को चेंज कर देता है, जिससे कि एक्टिवेशन एनर्जी की क्वांटिटी कम हो जाती है, और जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज़्यादा ही रिएक्शन रेट होगा। कैटालिस्ट आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, मतलब पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस ही कैटालिस्ट की तरह यूज होता है। जरूरी नहीं है कि एक सब्सटेंस किसी एक रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट है तो वो दूसरी रिएक्शन के लिए भी कैटालिस्ट की तरह वर्क करेगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किसी भी कैटालिस्ट की एक्टिविटी किसी एक टेम्परेचर में मैक्सिमम होती है, जिसे हम ऑप्टिमल टेम्परेचर कहते हैं। एक्टिविटी ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटालिसिस ग्रेटर, तो अगर किसी कैटालिस्ट के पार्टिकल्स फाइनली डिवाइडेड है, मतलब फाइन्स है, इक्वली डिवाइडेड है, तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। और फाइनल पॉइंट है कि व्हाट इज अ गुड कैटालिस्ट। तो एक गुड कैटालिस्ट वो होता है जो कि रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को इतने अच्छे से एब्जॉर्ब करे, इतने स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करे कि अच्छे से रिएक्शन हो पाए कैटालिस्ट सरफेस पे, लेकिन इतने भी ज़्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब ना करे कि जो प्रोडक्ट हमारा बने उसके मॉलिक्यूल कैटालिस्ट सरफेस पे चिपक जाए। गुड लक।